एपिसोड 161 टू 170। अध्याय 171, अध्याय 172, एक घर जाना चाहता हूँ। अनुवादक 54,96,90,339। जब शेन मानबिन चली गई तो वह नशे में धुत थी और शेन शिचुआन की पीठ पर सिर रखकर बार बार बुदबुदा रही थी, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। शेन मैनबिंग और शेन शिचुआन के चले जाने के बाद कुछ देर के लिए निजी कमरे में सन्नाटा छा गया। मु लियानचेन को यह काफी अजीब लगा। एक शानदार जन्मदिन की पार्टी अप्रत्याशित रूप से यंग मास्टर गू की दो महिलाओं के बीच युद्ध का मैदान बन गई थी। शेन मानबिन की हालत देखकर जिया यांग भी काफी परेशान हो गई थी। उसने गू की चेन की आस्तीन खींचते हुए कहा, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। गू क्यूई चेन ने मु लियानचेन से कहा, लियानचेन, हम पहले जा रहे हैं। आज की गड़बड़ी के लिए क्षमा करें, अगली बार हम आपसे माफी मांगेंगे। मु लियानचेन ने समझदारी दिखाते हुए गू की चेन के कंधे पर थपथपाया और धीरे से कहा, घर जाओ और अपनी पत्नी को दिलासा दो। छोटी लड़कियां अक्सर बातों को लेकर ज्यादा सोचती हैं। जू शाओतांग ने बगल से छेड़ते हुए कहा, लियानचेन को अनुभव लगता है। क्या आपकी पत्नी की उम्र मेरी साली के लगभग बराबर नहीं है। कार में बैठने के बाद भी शिया यांग थोड़ी हैरान परेशान लग रही थी। गू क्यूई चेन ने जिया यांग के बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ। शिया यांग ने अचानक अपना सिर घुमाया और उलझन भरे भाव से पूछा, आपने मुझे क्यों चुना। गू क्यूई चेन थोड़ा हैरान रह गया, आपका क्या मतलब है। शिया यांग ने कुछ उदास होकर कहा, क्या शेन मानबिन के साथ आपका 10 साल का रिश्ता हमारे क्षणिक प्रेम संबंधों के सामने फीका पड़ गया। आपने मुझसे शादी करना क्यों चुना। शिया यांग को इससे भी ज्यादा जिज्ञासा इस बात की थी कि गू क्यूई चेन इतनी दृढ़ता से उसका पक्ष क्यों ले रहा था। उसे कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। उसने हमेशा खुद को गू की चेन के भावनात्मक घावों पर सिर्फ एक मरहम ही समझा था। वह संयोगवश सही समय पर वहां पहुंच गई। अगर ऐसा है तो अब जब शेन मानबिंग वापस आ गया है तो गू क्यूई चेन का अधिक रुख उसे उस पर संदेह करने पर मजबूर करता है। वह सोचती है कि क्या गू क्यूई चेन के मन में कोई और योजना है। शिया यांग को तो ये भी शक होने लगा था कि क्या गू क्यूई चेन शेन मानबिन के इरादों का पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा होता तो शिया यांग की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि गू क्यूई चेन भी इस प्रश्न से अचंभित हो गए थे और उन्होंने जवाब देने में कुछ समय लिया। शिया यांग का दिल मानो धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। क्या उसका अनुमान सही था। यांग, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी, गू की चेन ने अचानक गंभीरता से कहा। शिया यांग का दिल कस गया। ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं बस असली जवाब जानना चाहती हूँ। जब शिया यांग ये कह रही थी तभी उसे अपनी छाती में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने शायद सही अनुमान लगाया था। गू की चेन ने गंभीरता से बोलना शुरू किया, ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे साथ आक्रामक होने की हिम्मत रखते हैं। शिया यांग अचानक चौंक गई, तुमने क्या कहा। गू की चेन को कुछ याद आया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, तुम्हें याद नहीं। उस रात तुमने मुझे कमरे में खींच लिया और मुझ पर एक छोटे जंगली जानवर की तरह टूट पड़े। तुमने लगभग मुझे बांध ही दिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले थे। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। गू क्यूई चेन स्पष्ट रूप से उस समय की बात कर रहे थे जब वे पहली बार मिले थे। लेकिन उस समय जिया यांग बुरी तरह नशे में धुत था। उसे बस इतना याद था कि अगले दिन जब वह उठी तो उसके बगल में एक अजनबी था। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था। जैसे ही गू की चेन ने इस बारे में बात की, उसका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। वह शर्मिंदा और घबराई हुई थी। आप मजाक कर रहे होंगे, आप तो 6 फीट लंबे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आपको कौन मजबूर कर सकता है। गू की चेन के चेहरे पर खेद का भाव था। तुम्हें याद नहीं कि तुम तब कैसी थी। तुम एक पागल इंसान की तरह थी, आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली। मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। तुमने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। वो कपड़ा अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो घर पहुंचकर मैं तुम्हें दिखा दूंगी। अध्याय 172, अध्याय 173, पहली नजर का प्यार। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग चाहती थी कि उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए जिसमें वह छिप सके। उसे गू किचन द्वारा बताई गई कोई भी बात याद नहीं थी। लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हुआ था। शराब पीने के बाद उसकी सहनशीलता और शिष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गए।
इसके अलावा वह 10 साल से ताइक्वांडो का अभ्यास कर रही थी, इसलिए वह वाकई में बहुत मजबूत थी। इसलिए गु किचेन द्वारा बताई गई बातें पूरी तरह से असंभव नहीं हो सकती हैं। शिया यांग्यांग को इतनी हास्यास्पद रूप से असहजता महसूस हुई कि वह पूरी तरह से भूल गई कि उसने बातचीत शुरू क्यों की थी। शिया यांग्यांग को हमेशा से यही लगता था कि वे दोनों उस समय नशे में थे, इसलिए। हालांकि जिया यांग्यांग को अचानक एक ज्ञानोदय हुआ। उसने कहा, क्या आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो नशे में धुत हुए बिना बड़ी मात्रा में शराब पी सकते हैं? अभी कुछ देर पहले ही मूल्यानचेंग ने कहा था कि गु किचेन को शराब के देवता के रूप में जाना जाता था। उसने अभी अभी एक बोतल तेज शराब पी थी, फिर भी वह बिल्कुल ठीक व्यवहार कर रहा था। शेन मानबिंग ने सिर्फ 2 घूंट पीने के बाद ही नशा कर लिया, जिससे शराब की प्रभावशीलता का पता चलता है। गु किचेन ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच मेरी शराब सहने की क्षमता बहुत अधिक है। शिया यांग्यांग ने पूछा, तो फिर पिछली बार जब हम निर्देशक यांग और अन्य लोगों के साथ भोजन कर रहे थे, तब आप नशे में धुत होकर बेहोश कैसे हो गए थे? उस समय निवेशक होने के नाते गु किचेन भोजन के लिए सभी के साथ शामिल हुए। अंत में वे बहुत ज्यादा नशे में हो गए और शेन शिचुआन उन्हें सीधे अपने साथ छोड़कर चली गईं। कोई और विकल्प न होने के कारण जिया यांग्यांग ने उसी होटल में एक कमरा बुक कर लिया था जहां उन्होंने रात का खाना खाया था। उस समय वह गु किचेन और शेन मानबिन के बीच के रिश्ते से परेशान थी और गु किचेन से उसकी कहासुनी चल रही थी। फिर भी उस समय गु किचेन ने उसे पूरी तरह से मात दे दी थी। गु किचेन ने बेपरवाही से कहा, पत्नी, क्या तुमने शराब के कीड़ों के बारे में सुना है? कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही इनके साथ पैदा होते हैं, जिससे वे बिना नशे में धुत हुए शराब पी सकते हैं। हालांकि इन कीड़ों को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है। उस दिन मेरे शरीर में मौजूद शराब का कीड़ा छुट्टी पर था। शिया यांग्यांग असमंजस में थी, वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अल्कोहल वम क्या होता है। गु किचेन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान देखकर जिया यांग्यांग अचानक भड़क उठी। गु किचेन, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस आदमी में मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने की अद्भुत कला थी, यहां तक कि उसने शराब के कीड़े जैसी मनगढ़ंत कहानी भी गढ़ ली थी। शिया यांग्यांग ने नाक सिकुड़ी और उसे नजरअंदाज कर दिया। गु किचेन सचमुच मुस्कुराया और फिर शिया यांग्यांग का हाथ थामते हुए गंभीरता से बोला, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, तो शायद तुम्हें यकीन न हो। मुझे भी यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन जिस पल मैंने तुम्हें देखा मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, जिज्ञासा हुई। मेरे शरीर ने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाया। इसलिए यांग्यांग, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारा एक रात का रिश्ता था। उस रात मैंने गहराई से सोचा। जिस पल मैंने तुम्हें छुआ, उसी पल मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने और पूरी जिंदगी साथ बिताने का इरादा कर लिया था। इसलिए हमारी शादी सिर्फ उस रात का बदला चुकाने के लिए नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि पहली नज़र में ही मैं तुम्हें सचमुच पसंद करने लगा था। गु किचेन को वह रात आज भी याद है। डार्क नाइट बार में लड़की इतनी ज्यादा नशे में थी कि सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। सामान्यतया वह दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क से घृणा करता था। हालांकि जब वह उसकी बाहों में गिरी तो उसने खुद को शराब की तेज गंध के नीचे छिपी एक हल्की, ताजगी भरी खुशबू से आकर्षित पाया। उसका चेहरा लाल हो गया था, मानो वह एक पका हुआ लाल सेब हो। उसके साथियों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि लड़की को निश्चित रूप से नशीली दवा दी गई थी। कई लोगों ने उसकी देखभाल करने की पेशकश की। आमतौर पर उदासीन रहने वाला वह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से उसे अपनी कार में बिठाकर घर ले गया। वह रात सचमुच उथल पुथल भरी थी। उस रात शिया यांग्यांग को वाकई नशीली दवा दी गई थी। गु किचेन ने इसकी जांच की और पाया कि उसकी दोस्त गोंग जुएर इसके लिए जिम्मेदार थी। हालांकि तब तक गोंग जुएर जा चुकी थी। गु किचेन ने जिया यांग्यांग को इस बारे में बताने की योजना नहीं बनाई थी। वह सचमुच एक दयालु और नेक दिल इंसान थी और वह नहीं चाहता था कि वह दुनिया का अंधकार में पक्ष देखे। गु किचेन खुद को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता था जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाए। फिर भी उस रात उसने अपना आपा खो दिया था। अध्याय 173, अध्याय 174, उसकी प्रशंसा करें। अनुवादक 54,96,90,339। अब तक गु किचेन को इसका कारण समझ नहीं आया था। उन्हें महिलाओं के प्रति कभी कोई इच्छा नहीं थी। यहां तक कि शेन मानबिंग ने भी कभी ऐसे विचार नहीं रखे थे। उन्होंने ये भी सोचा था कि शायद उनमें ही कोई कमी हो। लेकिन जिस रात उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई, उस रात सब कुछ बदल गया।
ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक सुप्त जानवर छिपा हुआ था जो उसी रात जाग उठा था और अब बेकाबू था। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि जिन सिद्धांतों का वे कई वर्षों से पालन कर रहे थे वे अंततः ध्वस्त हो गए। हाँ, उसने एक खलनायक की तरह काम किया, एक नकली सज्जन की तरह जो किसी और के संकट का फायदा उठा रहा था। वह भली भांति जानता था कि जिया यांग्यान को उसके कार्यों की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसका फायदा उठाया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अपने बगल में सो रही उस लड़की को देखकर, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मासूम लग रही थी, वह पहली बार असमंजस में पड़ गया। उससे क्यों? उन्हें भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। गु किचेन कभी भाग्य में विश्वास नहीं करता था। हालांकि शिया यांग्यांग से मिलने के बाद उसे हमेशा पूर्वनियोजित भाग्य का एहसास होता था, मानो ये होना ही था। दिल के धड़कने का वो पहला एहसास। जब वह उसे चूमने के लिए लपकी तो वह बिजली के झटके जैसी सनसनी से कांप उठा। उसके पूरे शरीर में अनैच्छिक कपकपी दौड़ गई, ऐसा कुछ जो गु किचेन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये संघर्षों से रहित नहीं था। जैसे ही वह लड़की प्रकट हुई, ऐसा लगा मानो उसने उसके सिद्धांतों को चकनाचूर कर दिया हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई पत्थर शांत पानी में गिरकर लहरें पैदा कर देता है। और फिर भी क्या उसने उससे ये पूछने की हिम्मत की कि क्यों? वह उससे कहीं ज्यादा जवाब जानना चाहता था। गु किचेन की बातें सुनकर जिया यांग्यांग का दिल अचानक से धड़कना बंद हो गया। गु किचेन ने कहा कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तभी से वह उसे पसंद करने लगे थे। उसके दिमाग में आतिशबाजी सी होने लगी और उसका दिल गुलाबी बुलबुलों से भर गया, मानो छलकने ही वाला हो। शर्म से सिर झुकाए जिया यांग्यांग ने पूछा, तो क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहे हो? गु किचेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसा लगता तो है। शिया यांग्यांग को अत्यधिक खुशी महसूस हुई। अचानक विषय बदलते हुए गु किचेन ने पूछा, आपका क्या विचार है? शिया यांग्यांग, मेरा क्या होगा? उस सुबह जब मैंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था तो तुमने इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी थी? शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, उस समय मेरा दिल टूट गया था और ब्रेकअप से उबरने का सबसे अच्छा तरीका एक नया रिश्ता शुरू करना है। इसके अलावा हम दोनों के बीच अनजाने में शारीरिक संबंध बन गए थे, तो तुम्हारे अलावा मैं किससे शादी करती? तुम्हारी हैसियत और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम शादी के लिए काफी योग्य हो, इसलिए मैंने अनिच्छा से हाँ कर दी। जब शिया यांग्यांग ने दोबारा गु किचेन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर आधा गुस्से वाला भाव था। गु किचेन ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुमने उस समय अपनी भावनाओं से निपटने के लिए मुझे सिर्फ एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। और क्या? शिया यांग्यांग ने जानबूझकर उसे चिढ़ाया और गु किचेन के चेहरे के भावों को लगातार उदास होते देखकर उसे मजा आया। गु किचेन की आवाज ठंडी पड़ गई, उसके होठों से अनिच्छा से एक सवाल निकला, अब क्या? शिया यांग्यांग ने सोच विचार करते हुए पूछा, अब ठीक है। उसने तिरछी नजर से गु किचेन की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि गुस्से में भी यह आदमी कुछ हद तक प्यारा लग रहा था। शिया यांग्यांग को लगा कि उसने बाघ के पिछले हिस्से को काफी थपथपा लिया है, अब उसे उसकी खाल को थपथपाना शुरू कर देना चाहिए। उसने झटपट मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा, बेशक मेरे पति अब सबसे अच्छे हैं, वो सबसे महान हैं, मैं अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पतिदेव, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप बेहद आकर्षक लगते हैं। ये पहली बार था जब शिया यांग्यांग ने इतनी बचकानी बात कही थी। लगातार 4 बार उसे पति कहकर पुकारने से उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन गु किचेन को ये बात समझ से परे रूप से अच्छी लगी। उसके चेहरे पर मौजूद बर्फीले भाव अंततः थोड़े नर्म पड़ गए और उसके होठों के कोने एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। उसने शांत भाव से कहा, जारी रखो। किस बात को जारी रखना है? क्या यह आदमी तारीफ का आदी था? शिया यांग्यांग सोचने लगी, मेरे पति युवा स्वामी गु सुंदर, सुरुचिपूर्ण, बुद्धिमान और गरिमा में हैं। उनका आकर्षण देवताओं के क्रोध और भूतों के दुख को भड़का देता है। एक कविता है, वो क्या है? खिलते हुए नाशपाती का पेड़ सभी आड़ू के फूलों को फीका कर देता है, लाल खुबानी की एक शाखा दीवार के उस पार खिलती है। खांसी खांसी, गु किचेन को अचानक 2 बार खांसी आई। शिया यांग्यांग ने पूछा, क्या हुआ? गु किचेन ने उत्तर दिया, बस करो, अब रुक जाओ। वह पहले ही उसकी प्रशंसा करते हुए उससे दीवार के उस पार खिले लाल खुबानी के फूलों की एक शाखा बता चुकी थी, भला वह और कौन सी प्रशंसा सुनना चाहेगा। शिया यांग्यांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गु किचेन की ओर झुककर उसके गाल पर चुंबन लिया। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच इस आदमी के प्यार में पड़ने लगी थी। अध्याय 174, अध्याय 175। अब वह उससे और भी ज्यादा नफरत करता है।
अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग ने स्कूल वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले शूटिंग पूरी कर ली। शिया यांगयांग अंततः वरिष्ठ छात्र बन गया। स्कूल के पहले दिन जिया यांगयांग का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सिंड्रेलाज मैजिकल फेट, जो एक विश्वविद्यालय में फिल्माई गई एक बड़े पैमाने की फैंटेसी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, पहले से ही सभी छात्रों के बीच एक चर्चित विषय थी। लेकिन मुख्य अभिनेत्री पत्रकारिता विभाग की शिया यांगयांग थीं और आश्चर्यजनक रूप से महज 20 साल की उम्र में ही उन्होंने शहर के दक्षिण में स्थित प्रभावशाली गू परिवार के मुखिया से शादी कर ली थी। यह विषय पूरी गर्मी की छुट्टियों में चर्चा का विषय बना रहा। शिया यांगयांग निसंदेह गपशप का केंद्र बन चुकी थी, इसलिए स्कूल के पहले दिन कई लोग केवल उसकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। कैंपस में कदम रखते ही शिया यांगयांग को महसूस होने लगा कि अनगिनत निगाहें उस पर टिकी हैं। बहुत से लोग उसे देख रहे थे, समूहों में उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, फिर भी उससे बात करने में बहुत झिझक रहे थे। तेज कानों वाली शिया यांगयांग ने कई अफवाहें सुन लीं। देखो, ये पत्रकारिता विभाग की शिया यांगयांग है। किसने सोचा होगा कि वो महज 20 साल की उम्र में मिस्टर गू से शादी कर लेगी। इसीलिए तो मिस्टर गू ने कैंपस मीडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हामी भरी थी। ये सब उसी के लिए ही हुआ होगा। मैंने सुना है कि सिंड्रेला में मुख्य पुरुष कलाकार चेन यू हैं। वह कितनी भाग्यशाली हैं। उनकी शादी एक अमीर परिवार में हुई है और उन्हें मनोरंजन जगत के सबसे आकर्षक और सुंदर अभिनेता के साथ अभिनय करने का मौका मिल रहा है। उनके पिता स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के चेयरमैन हैं। कहा जाता है कि उस शो को उनके पिता ने ही फंड किया था। चेन यू भी स्टारलाइट की एक प्रमुख हस्ती हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि सही परिवार में जन्म लेना कितना मायने रखता है। कुछ लोग तो जन्म लेते ही सफलता की राह पर होते हैं। इस बारे में आप क्या कह सकते हैं? लेकिन क्या स्कूल में ये अफवाहें नहीं थी कि आइस प्रिंस ने खुद घोषणा की थी कि पत्रकारिता विभाग की शिया यांगयांग उनकी प्रेमिका है? क्या ये सच है? क्या बर्फ के राजकुमार गू झाओहान श्री गू के भतीजे नहीं हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जिया यांगयांग तकनीकी रूप से उनकी चाची हैं? लेकिन उनका सार्वजनिक रिश्ता एक पुष्ट तथ्य है। स्कूल की कैंटीन में जब किम फी एर ने उन्हें उकसाया, तो मैंने गू झाओहान को शिया यांगयांग का हाथ पकड़कर यह घोषणा करते देखा। क्या यह नकली हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है? हो सकता है कि वह पहले गू झाओहान के साथ थी और फिर जब वे माता पिता से मिले तो वह उसके चाचा के पीछे चली गई। हे भगवान, ये तो पूरी तरह से अफरा तफरी है। ये सुनने के बाद शिया यांगयांग की तबीयत खराब हो गई। स्कूल शुरू होने से पहले वह इसी बात को लेकर चिंतित थी। हालांकि उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया था, लेकिन किम फी एर की वजह से स्कूल में कई लोग गू झाओहान के साथ उसके रिश्ते को लेकर गलत धारणा बना चुके थे। बेशक गू झाओहान ने किम फी एर से खुद को बचाने के लिए उसे सिर्फ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। शायद गू झाओहान ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कभी जेल से बाहर निकलने का मुफ्त कार्ड रहा कार्ड अंततः एक कचरे का टुकड़ा बनकर उसकी आस्तीन को गंदा कर देगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गू झाओहान अब उससे इतनी घृणा करने लगी थी। देखो, क्या वो आइस प्रिंस नहीं है? हे भगवान, वो कितना सुंदर है। मुझे स्कूल के पहले दिन उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह शिया यांगयांग के साथ स्कूल कैसे आया? क्या वे साथ रहते हैं? जब आपकी पूर्व प्रेमिका आपकी चाची बन जाए तो ये कितना अजीब होगा। सभी लोग टिप्पणियों से भरे हुए थे। शिया यांगयांग ने पीछे मुड़कर देखा। ये बात बिल्कुल सच थी। उसने देखा कि गू झाओहान उसके ठीक पीछे ही था। अपने शांत स्वभाव के बावजूद गू झाओहान अब भी आकर्षक लग रहे थे। उनकी सादी सफेद कमीज उन पर किसी कलाकृति की तरह लग रही थी। वह हमेशा अपने कंधे पर एक काला बैग रखता था, जिससे एक ठंडा, संयमित और रहस्यमय आभास होता था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्कूल की इतनी सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं। उसका चेहरा तो मानो किसी कॉमिक बुक के चित्र जैसा था। शिया यांगयांग खुद को रोक नहीं पाए और वहीं ठहर गई। गू झाओहान को पास आते देख वह सोचने लगी कि क्या उसे गुजरते समय विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन करना चाहिए। लेकिन गू झाओहान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह उसके पास से सीधे गुजर गया, मानो जिया यांगयांग हवा में ही मौजूद हो। जिया यांगयांग ने गू झाओहान की पीछे हटती आकृति को देखा और आह भरी। उसने शायद स्कूल की सारी अफवाहें भी सुन ली होंगी। इससे तो वह उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा। अध्याय 175, अध्याय 176। आपको जल्द तलाक की शुभकामनाएं। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग के पास इस सेमेस्टर में ज्यादा कक्षाएं नहीं हैं।
अपने विशेष पाठ्यक्रमों के लिए कुछ पाठ्य पुस्तकें लेने के बाद जिया यांग्यांग ने घर जाने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कक्षा अभी शुरू नहीं हुई थी। स्कूल के गेट पर उसकी मुलाकात संयोगवश वेन शियाओचू से हो गई। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद दोनों ने साथ में ग्रिल्ड मछली खाने जाने का फैसला किया। भोजन के दौरान जिया यांग्यांग ने सच्चाई बताई, जियाओचू, मैंने तुम्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, इसके कुछ कारण हैं। वेन शियाओचू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय उसकी रूममेट थी और गोंग जुएर के अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। शिया यांग्यांग को लगा कि उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए। हालांकि वेन शियाओचू ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार ऐसी बातें दूसरों के साथ साझा करना मुश्किल होता है। शिया यांग्यांग ने राहत की सांस ली, मैंने तुमसे यह महत्वपूर्ण बात छिपाकर रखी, मुझे लगा तुम नाराज हो जाओगे। वेन शियाओचू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, दरअसल मैं भी तुमसे एक राज छिपा रही थी। शिया यांग्यांग चौंक गई, क्या हुआ? वेन शियाओचू ने दांत पीसते हुए कहा, यांग्यांग, असल में मेरी भी शादी हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया है। शिया यांग्यांग इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अपने मधुर व्यवहार, मिलनसार स्वभाव, उत्कृष्ट अंकों और ए विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित न्यूरोलॉजी अस्पताल में मेडिकल छात्रा के रूप में अपनी स्थिति, जहां वह वू झाओहान के साथ एक ही विषय में पढ़ रही थी, के कारण वेन शियाओचू अचानक शादी के लिए एक असंभावित उम्मीदवार प्रतीत होती थी। वो एक कर्तव्यनिष्ठ लड़की की तरह दिखती थी जो अपना सारा समय पढ़ाई करने, प्रयोग करने, शोध पत्र लिखने और नैदानिक अनुभव के लिए प्रोफेसरों के साथ रहने में बिताती थी और अपने विषय से बाहर के लड़कों के साथ शायद ही कभी बातचीत करती थी। उसने अचानक शादी क्यों कर ली? शिया यांग्यांग ने पूछा, ये कब हुआ? वेन शियाओचू ने कबूल किया, 2 साल पहले, जब मैं 18 साल की थी, तब मेरी शादी लास वेगास में हुई थी। जैसे जैसे शिया यांग्यांग इस बारे में सोचती गई, उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। 18 साल की उम्र में अपने देश में शादी का लाइसेंस लेना कानूनी रूप से वैध नहीं होता। वेन शियाओचू की इतनी कम उम्र में और विदेश में शादी ने किसी छिपे रहस्य की ओर इशारा किया। इससे पहले कि शिया यांग्यांग आगे कुछ पूछ पाती, वेन शियाओचू ने समझाया, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन टीवी शो में जो ड्रामा आप देखते हैं, वह मेरे साथ हुआ है। मैं बचपन से ही अनाथ थी, गोद लिए जाने से पहले 12 साल तक अनाथालय में रही। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मेरी शिक्षा का खर्च उठाया और मेरे जीवन की योजना बहुत सोच समझकर बनाई। जिस दिन से मुझे गोद लिया गया, मुझे पता था कि मेरे पास कोई आज़ादी नहीं है। वे मेरे संरक्षक थे, इसलिए उन्होंने जो भी व्यवस्था की, मेरे पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिया यांग्यांग ने वेन शियाओचू के चेहरे पर गहरी बेबसी देखी। दया भाव से जिया यांग्यांग ने और प्रश्न पूछने से परहेज किया। वह समझ गई थी कि वेन जियाओचू अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। हाँ, जिस लड़की को 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया गया हो, वह प्यार का अनुभव कैसे कर सकती है? शिया यांग्यांग ने ऐसी कहानियां सुनी थी कि कैसे अमीर परिवार असहाय लड़कियों को गोद लेकर उन्हें अपने विकलांग बेटों के लिए दुल्हन के रूप में तैयार करते थे, क्योंकि उनके बेटों को उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाते थे। इन लड़कियों का जीवन नियंत्रित होता था, जिससे उन्हें स्वायत्तता का कोई अवसर नहीं मिलता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वेन शियाओचू के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। शिया यांग्यांग की चिंता भरी शक्ल देखकर वेन शियाओचू ने कहा, मेरी चिंता मत करो। शुक्र है, वो मुझे पसंद भी नहीं करता और लगातार तलाक के बारे में सोचता रहता है। मैं बस उसके मुझे घर से निकाल देने का इंतजार कर रही हूँ। इस तरह मैं आखिरकार अपनी मनचाही जिंदगी जी सकूंगी। वेन शियाओचू ने अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बताया और शिया यांग्यांग ने भी इस बारे में नहीं पूछा। अगर इसका अंत होना ही था, तो जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिया यांग्यांग की भी पहले ऐसी ही सोच थी। आज उसे इसके बारे में बताना वेन शियाओचू के लिए एक बड़ा फैसला रहा होगा। शिया यांग्यांग ने कहा, तो मैं आपके शीघ्र तलाक की कामना करती हूँ। वेन शियाओचू ने धन्यवाद के साथ नींबू की चाय का गिलास उठाते हुए कहा, धन्यवाद। अध्याय 176, अध्याय 177, कैंपस संस्कृति महोत्सव के लिए सार्वजनिक कास्टिंग। अनुवादक 54,96,90,339। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। वेन शियाओचू ने अचानक कहा, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक उत्सव के मतदान में आप काफी लोकप्रिय हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है श्री गू ने आपको काफी लोकप्रियता दिलाई है। शिया यांग्यांग चौंक गया, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव?
वेन शियाओचू ने जवाब दिया, वार्षिक कैंपस संस्कृति उत्सव में हर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। विजेता कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय से पुरस्कार मिलते हैं। ये विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है और इस वर्ष का संस्कृति उत्सव ए विश्वविद्यालय की 100वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है। ए विश्वविद्यालय को इस बार मेजबानी का अधिकार मिला है, इसलिए विश्वविद्यालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। शिया यांगयांग वास्तव में वार्षिक कैंपस संस्कृति उत्सव के बारे में जानती थी। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच एक तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान ओलंपिक था। हर साल मेजबानी के अधिकार हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय गहन बल्कि गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा में संलग्न होते थे। ये सांस्कृतिक उत्सव प्रतिवर्ष अक्टूबर के अंत में आयोजित होता था। देशभर के शीर्ष 32 विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और यहां तक कि विशेष रूप से नियुक्त शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होते थे। शिक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में उच्च मूल्य के नकद पुरस्कार और सम्मान भी स्थापित किए थे। हालांकि इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन यह मूल रूप से विश्वविद्यालयों के बीच शक्ति प्रदर्शन की प्रतियोगिता थी और स्कूलों ने इसे हमेशा गंभीरता से लिया। शिया यांगयांग ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या प्रतियोगिता कार्यक्रम हमेशा प्रदर्शन कला विभाग द्वारा ही आयोजित नहीं किया जाता है? शिया यांगयांग ने इस पर कभी ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वर्षों से यह एक सामान्य बात रही थी कि प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मूल रूप से प्रदर्शन कला विद्यालय को ही सौंप दिया जाता था। वह जगह प्रतिभाओं और अद्भुत व्यक्तियों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ पहले ही मनोरंजन उद्योग में कदम रख चुके थे और कुछ हद तक प्रसिद्ध भी थे। स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों में स्कूल को गौरव दिलाने वाली प्रतियोगिताओं का नेतृत्व उन्हीं को करना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि वार्षिक कैंपस संस्कृति उत्सव अभिनय के छात्रों के लिए एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर था, क्योंकि मनोरंजन उद्योग के स्काउट प्रतियोगिता के दिन मौजूद रहेंगे। अगर उनका चयन हो जाता है तो वे रातों रात स्टार बन सकते हैं। मनोरंजन जगत में वर्तमान डॉल्फिन वॉइस लिटिल प्रिंसेस वांग जिक्सुआन ने पिछले विश्वविद्यालय संस्कृति महोत्सव में जीत हासिल की थी। विटास के ओपेरा 2 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक प्रतिभा खोजी ने उन्हें देखा, जिसके परिणामस्वरूप उसी वर्ष उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ और उन्हें 2 आइडल ड्रामा में भूमिका मिली, जिससे वे रातों रात मशहूर हो गईं। कला प्रदर्शन विभाग के छात्र व्यावहारिक रूप से संस्कृति उत्सव को मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के सर्वोत्तम माध्यम के रूप में देखते थे और हर साल कार्यक्रम को लेकर कोई न कोई विवाद उत्पन्न हो जाता था। वेन शियाओचू ने बताया, पहले हम इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन इस साल स्कूल ने एक नया नियम बनाया है। स्कूल का प्रतियोगिता कार्यक्रम एक नाटक प्रस्तुति है, इसलिए उन्होंने पूरे स्कूल से मतदान शुरू कर दिया है ताकि नाटक में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सबसे लोकप्रिय लड़के और लड़की छात्र का चयन किया जा सके। इसकी घोषणा 1 महीने पहले की गई थी। मतदान का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें लगभग सभी छात्रों के नाम थे। मतदान की अंतिम तिथि कल है और जब मैंने आज सुबह देखा तो आप छात्राओं में सबसे लोकप्रिय थी, उसके बाद किम्फी एयर का नंबर था। शिया यांगयांग 1 महीने पहले से ही ड्रामा ग्रुप में व्यस्त थी, इसलिए उसे इस पर ध्यान देने का समय नहीं मिला था। अब जब आखिरकार उसे अपना फोन देखने का समय मिल गया तो उसने कैंपस फोरम का दौरा किया, जिसे वह अन्यथा वर्षों तक नजरअंदाज करती रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, लोकप्रियता के मतदान में वह निर्विवाद विजेता रहीं। उन्हें 30,000 से अधिक वोट मिले, जो दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतियोगी से काफी आगे थे, जिन्हें सिर्फ 10,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने पुरुष छात्रों के मतदान परिणामों पर भी एक नज़र डाली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला छात्र यूनिवर्सिटी का चहेता गू झाओहान था। अध्याय 177, अध्याय 178, ब्लैक लोट्स को उन्नत करने का मार्ग। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांगयांग थोड़ी स्तब्ध थी। दरअसल उसे नाटक प्रदर्शन में भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये कैंपस के सम्मान की बात थी और उसे हमेशा से ही स्कूल पर बहुत गर्व था। लेकिन अगर यह गू झाओहान के साथ साझेदारी है तो शिया यांगयांग ऐसी असहज स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वेन शियाओचू ने कहा, यांगयांग, इसके लिए तैयार रहो। कल मतदान का आखिरी दिन है। मुझे लगता है कि किम्फी एयर इस मौके को आसानी से हाथ से जाने नहीं देगी। वह गू झाओहान के प्रति आसक्त है और उसके साथ रोजाना नाटक का अभ्यास करने का मौका कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहने के बावजूद जिया यांगयांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार मतदान अभी समाप्त नहीं हुआ है और आधिकारिक परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।
और अगर वह स्कूल के नेताओं से संपर्क करना भी चाहती तो जिया यांग्यांग को यह नहीं पता था कि इस बारे में किससे बात करनी है। वह केवल इंतजार कर सकती थी और देख सकती थी। किसे पता था कि अगली सुबह जैसे ही जिया यांग्यांग ने अपनी आंखें खोली और स्कूल के फोरम को चेक किया, उसने देखा कि किम्फी एर ने वोटों में उसे पीछे छोड़ दिया है और फिलहाल वह 50,000 वोटों के अंतर से लोकप्रियता सूची में सबसे आगे है। शिया यांग्यांग ने राहत की सांस ली। ये कुछ ऐसा था जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती थी। किम्फी एर इस सुनहरे अवसर को कैसे गंवा सकती थी, यहां तक कि वोट में हेरफेर का सहारा लेना भी तर्कसंगत था। हालांकि जब जिया यांग्यांग फोरम को बंद करने ही वाली थी, उसने एक नई पोस्ट देखी जिसे वोटिंग ट्रेड से ज्यादा ध्यान मिल रहा था। नई पोस्ट का शीर्षक था, उसके रूप रंग से धोखा मत खाओ, पत्रकारिता विभाग के ब्लैक लोड्स को उन्नत बनाने का मार्ग। शिया यांग्यांग को इस बारे में बेचैनी महसूस हुई। उसने उस पर क्लिक किया और वाकई में उसमें उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। शिया यांग्यांग ने पोस्ट को शुरू से अंत तक पढ़ा और अंत में उसने सोचा, ये सरासर बकवास है। उस पोस्ट में कई अपमानजनक बातें लिखी गई थीं, जैसे कि यह आरोप लगाना कि वह गू झाओहान का इस्तेमाल गू किचन के करीब आने के लिए कर रही थी। सिंड्रेला में मुख्य भूमिका पाने के लिए उसने चालाकी भरे हथकंडे अपनाए। ये दावा करना कि वह व्यभिचारी थी, बार में जाती थी, उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त था, और यहाँ तक कि उसने स्कूल के लोकप्रियता सर्वेक्षण में वोटों में हेरफेर भी किया था। पोस्ट में सबूत भी दिए गए थे जो सभी झूठे थे। शिया यांग्यांग का हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उन्हें सुर्खियों में रहना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह लगातार खबरों में छाई रहती थी। उस पोस्ट पर पहले से ही हजारों प्रतिक्रियाएं आ चुकी थीं। शिया यांग्यांग ने लापरवाही से उन्हें स्क्रॉल किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि काली कमल इतनी शातिर है। उसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। अपने पूर्व प्रेमी का इस्तेमाल करके उसके चाचा को बहकाना और अपनी स्थिति मजबूत होते ही शादी कर लेना, ऐसा करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। बिना किसी कौशल के वह श्रीमती गू कैसे बन सकती है? इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हमेशा कला प्रदर्शन विभाग द्वारा ही किया जाता था। इस साल अचानक सार्वजनिक मतदान होना, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि, खूबसूरत सूरत, निर्मम हृदय, तीक्ष्ण रणनीति, नैतिक सीमाओं से परे और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाली ऐसी लड़की। महज 20 साल की उम्र में जीवन में सफलता पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वाकई जीवन अन्यायपूर्ण है। ये तो बस पोस्ट करने वाले के निजी विचार हैं। हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। मैं भी पत्रकारिता विभाग से हूँ, हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं। छोटे भाई, क्या तुमने नहीं सुना कि सुंदरता दोधारी तलवार होती है? ये खतरनाक है। एक छोटी सी चेतावनी, शिया यांग्यांग से दूर रहो, मुसीबत से बचो। अधिकांश टिप्पणियां मानहानिकारक और अपमानजनक थीं और कुछ व्यक्तिगत हमले थे। हालांकि कुछ लोगों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया कि ये आरोप निराधार थे, लेकिन सच्चाई की परवाह बहुत कम लोगों ने की। वे बस इतना जानते थे कि यह लड़की सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी और उसकी अच्छी किस्मत ने उनमें ईर्ष्या पैदा कर दी थी। शिया यांग्यांग पढ़ते पढ़ते ऊब गई और पोस्टर का नाम देखने के लिए नीचे स्क्रॉल किया। पोस्टर पर लिखा था, फीफी एक बड़ी स्टार है। ये निश्चित रूप से किम्फी एर ही होगी। अध्याय 178, अध्याय 179, मुझे ये भूमिका मिली है, देखते हैं आगे क्या होता है। अनुवादक 54,96,90,339। स्कूल जाने के बाद जिया यांग्यांग सीधे प्रदर्शन कला विभाग की ओर रवाना हो गई। शिया यांग्यांग ने ऑनलाइन परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लास का शेड्यूल देखा। उसे पता था कि किम्फी एर की सुबह 9 बजे बोया बिल्डिंग के सीढ़ीदार क्लासरूम में एक सांस्कृतिक कक्षा है। शिया यांग्यांग कक्षा समाप्त होने से पहले कक्षा के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। छुट्टी की घंटी बजते ही छात्र कमरे से बाहर निकल भागे। दरवाजे पर शिया यांग्यांग को देखकर सबकी निगाहें जिज्ञासा और हैरानी से भर गईं। शिया यांग्यांग ने काला कमल और हरी चाय वाली कुतिया जैसी फुसफुसाहटें भी सुनी। जैसा कि उम्मीद थी, किम्फी एर उपस्थित हुई। शिया यांग्यांग को देखते ही किम्फी एर ने अपनी बाहें मोड़ी और उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या ये हमारी हालिया सुपरस्टार नहीं है? आप हमारे कला प्रदर्शन विभाग में क्यों आए हैं? एक फिल्म की शूटिंग की और अब आप अपना विषय बदलने की सोच रही हैं। शिया यांग्यांग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या तुमने वह ट्रेड स्कूल फोरम पर पोस्ट किया था? किम्फी एर ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। जब आपने खुद को मूर्ख साबित कर दिया है तो मेरे पास क्यों आए हैं? कठोर स्वर में शिया यांग्यांग ने पलटवार करते हुए कहा, नाटक करना बंद करो, मैंने फोरम आईडी का पता लगा लिया है।
ये खाता तुम्हारी छात्र आईडी के नाम से पंजीकृत है। क्या तुम अब भी इनकार करना चाहते हो? किम फी एर के चेहरे पर अपनी पोल खुलने का कोई पछतावा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक आत्मसंतुष्टि का भाव था। उसने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, अगर मैंने ही वो पोस्ट की होती तो क्या होता? मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। क्या तुम राजकुमार बनकर गू किचन में ऊपर नहीं चढ़ रहे हो? क्या तुम अपने पिता की वजह से सिंड्रेला के हीरो नहीं हो? मैंने तो बस सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी और तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया। शिया यांग्यांग ने जवाब दिया, तुम्हें सच्चाई के बारे में क्या पता? तुम्हारी तथाकथित सच्चाई तो सिर्फ निंदा करने का बहाना है। तुम्हारा असली मकसद मुझे बदनाम करना और फंसाना है, मुझे स्कूल फेस्टिवल की लोकप्रियता वोटिंग लिस्ट से हटवाना है ताकि तुम नाटक प्रतियोगिता में मेरी जगह मुख्य अभिनेत्री बन सको। असली काला कमल मैं नहीं, तुम हो। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही क्लासरूम के प्रवेश द्वार पर काफी लोग मौजूद थे। स्कूल के दो प्रमुख व्यक्तियों को बहस करते देख सभी लोग रुककर देखने लगे। कुछ लोगों ने तो अपने फोन निकालकर हो रही हर बात को रिकॉर्ड भी कर लिया। शिया यांग्यांग के सीधे आरोप से किम फी एर भड़क उठी और बोली, शिया यांग्यांग बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। लोकप्रियता सूची में सबसे ऊपर तो मैं ही थी। जो भूमिका पहले से ही मेरी है उसके लिए मुझे तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है? अगर यह पद सही मायने में तुम्हारा है तो मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि पूरा स्कूल इतना मूर्ख है कि तुम्हारी धांधली को नजरअंदाज कर देगा? किम फी एर, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रही हूं, मैंने इस पद पर अपनी नजरें जमा ली हैं। देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर जिया यांग्यांग मुड़ी और बड़े बड़े कदमों से चली गई। पीछे से सामूहिक रूप से सिसकने की आवाज आई। हे भगवान, तो जिया यांग्यांग इतनी आक्रामक है, लेकिन लगता है कि वह गलत नहीं है। इस नाजुक समय में अचानक वह पोस्ट क्यों सामने आई? और वाकई किम फी एर के वोट जिया यांग्यांग से कहीं ज्यादा हैं। कल उसे 10,000 से भी कम वोट मिले थे। साफ तौर पर इसमें धांधली हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिया यांग्यांग के आरोप सच हो? किम फी ने उसे फंसाने के लिए जानबूझकर वह पोस्ट की हो। चुप रहो। दूर से किम फी एर की क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी, लेकिन जिया यांग्यांग ने भी वे शब्द केवल गुस्से में ही कहे थे। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह स्कूल उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेगी या नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प बचा है। हालांकि जिया यांग्यांग को कोई पछतावा नहीं था। अगर वह कमजोरी दिखाती तो किम फी एर जैसे लोग उसे और भी ज्यादा परेशान करते। शिया यांग्यांग परेशानी से दूर रहती थी, इसलिए नहीं कि वह किम फी एर से डरती थी, बल्कि इसलिए कि वह झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन अब जब मुसीबत उस तक पहुंच चुकी है, अगर वह इसे बर्दाश्त करती रही तो ये सचमुच शर्मनाक होगा। अध्याय 179, अध्याय 180, युद्ध की संपूर्ण घोषणा। अनुवादक 54,96,90,339। वहां से निकलने के बाद जिया यांग्यांग ने तुरंत गू किचेन को फोन किया। गू किचेन एक मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने बालकनी से आ रही कॉल का जवाब देने के लिए मीटिंग रोक दी और पूछा, यांग्यांग क्या हालचाल है? शिया यांग्यांग ने कहा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मुझे बताओ, आपने एक बार जिक्र किया था कि आपका एक हैकर दोस्त है। उसी ने कैंपस फोरम पर गोंग जुएर द्वारा किए गए गुमनाम मानहानिकारक पोस्ट का खुलासा किया था। क्या आप मुझे उसकी संपर्क जानकारी दे सकते हैं? मुझे किसी काम में उसकी मदद चाहिए। गू किचेन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आपको बाद में उसकी संपर्क जानकारी दे दूंगा। जिया यांग्यांग को उम्मीद नहीं थी कि गू किचेन इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मुझे उससे क्या मदद चाहिए? गू किचेन ने कहा, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता दोगे। शिया यांग्यांग को लगा कि इस बात को लेकर गू किचेन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि आगे वह जो करने की योजना बना रही थी वह काफी बचकाना था। तो जिया यांग्यांग ने कहा, जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। गू किचेन की आवाज कोमल थी। फोन रखने के बाद गू किचेन ने आहके का नंबर डायल किया। आहके ने कहा, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। गू किचेन ने कहा, बाद में मुझे रिपोर्ट देना। आहके ने कहा, बड़े भाई, मेरी भाभी के ठिकाने पर हमेशा नजर रखना सही नहीं है। गू किचेन ने बेपरवाही से जवाब दिया, हमारी कंपनी में तकनीकी निदेशक का पद अभी खाली है। मैं आपकी माँ से इस बारे में बात कर सकता हूँ। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ को अब भी लगता है कि मैं अमेरिका में हूँ। कृपया उन्हें मत बताना कि मैं वापस आ गई हूँ।
चिंता मत करो, मेरी भाभी जो भी करने को कहेंगी मैं उसके बाद आपके लिए एक रिपोर्ट लिख दूंगी, वो भी कम से कम 1000 शब्दों की। अचानक जिया यांग्यांग को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो भाभी, मैं आह के हूँ, बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। शिया यांग्यांग ने अपनी विनती समझाई। आह के ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। शिया यांग्यांग थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, धन्यवाद, असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद है। आह के हंसते हुए बोली, भाभी, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बड़े भाई से खाता हूँ, मैं उनके बर्तन इस्तेमाल करता हूँ, मेरे बड़े भाई के मामले मेरे मामले हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी मेरी पत्नी है। शिया यांग्यांग स्तब्ध रह गई। आके को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, भाभी, मुझसे गलती हो गई, कृपया बुरा न माने, बड़े भाई की पत्नी हमेशा मेरी भाभी रहेंगी, भाभी की उम्र लंबी हो। अब मैं आपका काम करने जा रहा हूँ। इतना कहकर आके ने फोन काट दिया। शिया यांग्यांग अभी भी कुछ हद तक असमंजस में थी, वह इतना अविश्वसनीय कैसे साबित हुआ। हालांकि बाद में पता चला कि उसकी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद आके की क्षमताएं वास्तव में उत्कृष्ट थीं। दोपहर से ही शिया यांग्यांग के वोटों में तेजी से वृद्धि होने लगी। मतदान समाप्त होने तक जिया यांग्यांग ने किम फेयर को केवल एक वोट से पीछे छोड़ दिया था। शिया यांग्यांग ने आके से केवल इतना ही अनुरोध किया था कि वह चुनाव जीतने में उसकी मदद करे ताकि वह मूल नेता को मामूली अंतर से पीछे छोड़ सके। और ये मामूली फायदा सिर्फ एक वोट का ही साबित हुआ। स्पष्ट रूप से किम फी एर का पक्ष भी दोपहर में मतदान कराने के लिए लोगों को सक्रिय रूप से ढूंढ रहा था, लेकिन आके के आंकड़ों ने उन्हें हमेशा एक वोट के अंतर से रोके रखा। चाहे वह कितने भी लोगों को इकट्ठा कर ले या कितना भी पैसा खर्च कर दे, सब व्यर्थ था। इसके अलावा लगातार एक वोट के अंतर ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और चर्चाओं को जन्म दिया। कक्षा के प्रवेश द्वार पर शिया यांग्यांग और किम फी एर के बीच सुबह हुई झड़प का वीडियो भी कैंपस नेटवर्क पर पोस्ट किया गया था। अचानक कैंपस में सभी को पता चल गया कि स्कूल की दो सबसे मशहूर लड़कियों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अध्याय 180, अध्याय 181, शर्त। अनुवादक 54,96,90,339। शिया यांग्यांग अंतिम परिणाम से बहुत संतुष्ट थीं। आह के सचमुच निर्दयी था। एक वोट की बढ़त बनाए रखना आसान नहीं रहा होगा, और वह एक वोट शायद किम फी एर को क्रोधित करने के लिए काफी था। जीत उसके हाथों में थी, लेकिन उसे एक वोट की कमी रह गई। उसने चाहे जितने भी वोट हासिल करने की कोशिश की, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तव में किम फी एर बेहद गुस्से में थी, और उसे यह स्पष्ट हो गया था कि यह जिया यांग्यांग का जवाबी हमला था। अगले दिन किम फी एर ने जिया यांग्यांग की शिकायत डीन के कार्यालय में की। इसका कारण लोकप्रियता वोट में हेराफेरी थी और उसने मांग की कि प्रथम स्थान के विजेता को अयोग्य घोषित किया जाए। विद्यालय के डीन शिक्षक येन संयोगवश विद्यालय उत्सव से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहे थे। आज वह भूमिकाओं को अंतिम रूप देने और पूर्वाभ्यास की व्यवस्थाओं पर चर्चा करने की योजना बना रहा था। उन्होंने फोरम पर एक वोट के अंतर से हुए करीबी मुकाबले के बारे में सुना था। शिया यांग्यांग ने कहा, मैंने वोटों में हेराफेरी की, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। स्कूल को इसकी गहन जांच करनी चाहिए। शिक्षक येन, मेरा सुझाव है कि वोटों में हेराफेरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। किम फी एर स्तब्ध रह गई। तो यह जिया यांग्यांग की चाल थी, खुलेआम वोटों में हेरफेर करना ताकि स्कूल गहन जांच करे और किम फी एर को फंसाए। लेकिन डायरेक्टर यिन को ये सब कैसे पता नहीं चल रहा था। सार्वजनिक मतदान प्रणाली में वोट में हेराफेरी अपरिहार्य थी। इतना ही नहीं, उन लड़कियों में से एक मेयर की बेटी थी और दूसरी एक नई उभरती हुई स्टार थी जिसकी लोकप्रियता सबसे अधिक थी और जिसके एक नए नाटक पर काम चल रहा था। स्कूल ने आंतरिक रूप से चयन का निर्णय लिया था, लेकिन जिया यांग्यांग की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया, इस उम्मीद में कि इसका स्कूल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि किम फी एर को संभालना भी आसान नहीं था, खासकर अब जब दोनों ने वोटों में हेरफेर किया था और उनकी लोकप्रियता का स्तर भी लगभग समान था। अगर सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो यह निश्चित रूप से स्कूल के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। कुछ सोचने के बाद निर्देशक यिन ने फैसला किया, चूंकि आप दोनों की लोकप्रियता लगभग बराबर है, इसलिए मैं आप दोनों को स्क्रिप्ट दे रहा हूं। आप दोनों अपनी अपनी टीमें बनाकर अभ्यास करेंगे। आधे महीने बाद स्कूल के सभागार में एक सार्वजनिक प्रस्तुति के लिए चयन होगा। चयन उपस्थित छात्रों की संख्या के आधार पर होगा।
जितने ज्यादा लोग आएंगे आपकी लोकप्रियता उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा लोकप्रियता वाली टीम स्कूल के सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेगी। क्या यह उचित नहीं है? निर्देशक यिन ने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। सभी लोग पूर्वाभ्यास करेंगे, समय बर्बाद नहीं होगा और इससे स्कूल में प्रचार भी बढ़ेगा। साथ ही प्रतियोगिता से प्रेरणा भी मिलेगी। अंततः दोनों सहमत हो गए। डीन के कार्यालय से निकलते समय किम फी एर ने जिया यांगयांग से कहा, जिया यांगयांग, चलो शर्त लगाते हैं कि सांस्कृतिक उत्सव के लिए किसका चयन होगा। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, तो चलिए शर्त लगाते हैं। शर्त क्या है? किम फी एर ने कहा, अगर मैं चयन में जीत जाती हूं तो तुम खुद को 3 बार थप्पड़ मारोगे। कैसा रहेगा? किम फी एर बेहद आत्मसंतुष्ट थी, मानो वह पहले से ही खुद को जिया यांगयांग को थप्पड़ मारते हुए देख सकती हो। शिया यांगयांग ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत जाती हूं तो तुम स्कूल के रेडियो पर सार्वजनिक रूप से घोषणा करोगे कि तुमने जो भी पोस्ट किए थे वे सब झूठे और अपमानजनक थे और मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगोगे। किम फी एर ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, बात तय हो गई। शिया यांगयांग ने स्क्रिप्ट ली और चली गई। अब जब वह मान गई थी तो उसे तैयारी शुरू करनी थी। उसने किम फी एर के साथ शर्त इसलिए लगाई ताकि उसके पास बचने का कोई रास्ता न बचे। अपना नाम साफ करने का यह उसका एकमात्र मौका था और वह इसे आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। अगर इस बार उसने और भी जोरदार तरीके से पलटवार नहीं किया तो वह अनगिनत अफवाहों का निशाना बनी रहेगी। शिया यांगयांग पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। जिया यांगयांग वेन जियाओचू के पास गए। उसने उससे रणनीति पर चर्चा की। वेन शियाओचू ने कहा, लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप न्यूज क्लब के अध्यक्ष हैं, भाग लेने के इच्छुक लोगों की कोई कमी नहीं है। हालांकि यांगयांग, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि किम फी एर कला प्रदर्शन की छात्रा है और अपने शिक्षकों की चहेती है। कला प्रदर्शन विभाग इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसे अभ्यास में जरूर मदद करेगा। यह एक बड़ा फायदा है। इसके अलावा उनके साथ कई प्रतिभाशाली और लोकप्रिय कलाकार भी हैं। अगर आप किम फी एर से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको बस एक ऐसा साथी ढूंढना है जो कला प्रदर्शन विभाग के बाकी लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर सके। शिया यांगयांग और वेन शियाओचू ने एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा और वे एक साथ चिल्लाए, गु झाओहान। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।